स्टूडेंट्स, हम लोग आज के क्लास में भारत के भूगोल में भारत की नदियां पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा ज्योग्राफी का सेक्शन है जो आपको भूगोल के साथ साथ अन्य विषयों जैसे इतिहास में भी बहुत सहायता करेगा। दूसरी बात यह कि ज्योग्राफी में जो प्रीलिमिनरी टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं उसमें नदियों पर बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोग भारत की नदियों को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे और पढ़ने के क्रम में खंडवार हम लोग अध्ययन करेंगे। अब खंडवार कैसे अध्ययन करेंगे, तो इंट्रोडक्शंस में बातें जो बताई जाएंगी उसके बाद ये तय होगा कि हम लोग कैसे कैसे खंडवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो नदियां होती हैं वो एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज ऐसा है कि सभ्यता का जननी है। और नदियों के साथ जो बात जुड़ी हुई है वो ये कि स्थलाकृतियों से प्रभावित होती है। जहां तक भारतीय नदियों का प्रश्न है, तो यहां दो प्रतिरूप एक प्रतिरूप पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली की है, यानी एंटीसीडेंट ड्रेनेज की है, और दूसरा अनुवर्ती अपवाह यानी कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज की। ठीक है, पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का जो नदियां हैं वो उत्तरी भारत में, और अनुवर्ती अपवाह प्रणाली की जो नदियां हैं वो दक्षिणी भारत में। ठीक है, इसकी उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो सदावाहिनी है, और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो मौसमी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं इंट्रोडक्टरी में कि क्या होता है, उसके बाद में हम लोग अपना सफर को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने आपको बताया कि नदियां क्या हैं। एक प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका अर्थ क्या हुआ कि नदियों को मनुष्य ने पैदा नहीं किया, नदियों को प्रकृति ने पैदा किया। नेचुरल रिसोर्सेज का अर्थ ये हुआ।
जिस समय पटल विरूपणी बल के द्वारा या महाद्वीपीय विस्थापन या पटल विरूपणी बल, प्लेट टेक्टोनिक बल के द्वारा इस पैंजिया का विभाजन हो रहा था, और विभाजन होने के बाद 7 महादेश जो बने थे, और बनने के बाद पुनः जो प्लेटों का विस्थापन या संकुचन, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग होता रहा, तो उसके वजह से हर महादेश में प्रथम प्रकार की और द्वितीय प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। यानी पर्वत बने, पठार बने, मैदान बने और नदियां बने। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नदियां जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि इसके निर्माण में भौगोलिक स्थलाकृतियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब भौगोलिक स्थलाकृति में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। जैसे पर्वत है, अगर पर्वत बर्फीला है यानी उस पर हिम रेखा पाई जाती है, तो यहां से जो नदियां निकली वो सदाबहानी निकली, और कुछ दूर पर्वतों पर बहने के बाद मैदानों में प्रवेश कर गई, और मैदान में भी ढाल का अनुसरण किया। ढाल का अनुसरण इसलिए किया कि मैदान में आने के बाद उन नदियों को जल विभाजक मिला जगह जगह पे। तो जल विभाजक के जिस ओर, जल विभाजक मतलब आम मैदानी भागों से ऊपर उठा हुआ भाग, जो समतल मैदान है उस मैदान में कहीं पर का भाग अगर ऊंचा हो गया किसी कारण से, तो वो जल विभाजक की भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि उसके उभार के दाहिनी ओर ढाल होगा और बाईं ओर ढाल होगा। तो नदियां अगर दाहिनी ओर के तरफ गिरती हैं तो फिर पूर्व के तरफ जाकर के सागर में मिलेंगी, और अगर पश्चिम की ओर जाकर के मिलेंगे, और बाईं ओर अगर वो गिरती हैं तो पूर्व की ओर जाकर के सागर में मिलेंगी। तो इस प्रकार से जो भौगोलिक स्थलाकृतियां हैं वो नदियों के गमन या रास्ते को निर्धारित करती हैं। तो हम इतना बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसके उद्गम से लेकर के इसके अंत तक मानव का कहीं हस्तक्षेप नहीं। इस कारण से हम कह सकते हैं कि नदियां पूर्ण रूप से एक प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अगर कोई पूछे कि कैसे प्राकृतिक संसाधन, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस तरह से। अब दूसरी बात जो इस नदियों के साथ जुड़ी हुई है कि सभ्यताओं का पालना रहा है। आज के समय में जलाभाव वाले क्षेत्र में आबादी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों ने संसाधन इतने पैदा कर लिए हैं कि जहां पर जलाभाव है वहां विभिन्न साधनों से जल को पहुंचा दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पूना है। पूना में भूगर्भीय जल नहीं है, समुद्री जल खारा है, लेकिन एक इंडस्ट्रियल हब है पूना, पूरा आबाद है। तो क्यों? बंबई से पानी जाता है पाइप से, इस कारण वहां आबादी है। इसी तरीके से जो हमारा पश्चिमी भारत का भाग है वहां वर्षा बहुत कम होती है, तो नहरों का जाल बिछा दिया गया, इसलिए वहां के किसान काफी समृद्ध हैं क्योंकि फसल बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस समय आदमियों के पास संसाधन सीमित थे, उतना संसाधन नहीं था, मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति प्रदत्त संसाधनों पर ही जीवन व्यतीत कर रहा था, तो उस दौर में नदियां ही मानवीय बसावट के केंद्र बने। यानी मनुष्य वहीं पर बसता था
जहां पर नदी होती थी। क्यों बसता था? इसलिए कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता है पीने के लिए पानी, तो वो मिलता था नदी से। इसके बाद नदी के किनारे बसने से फायदा दूसरा फायदा ये भी था कि दूसरी आवश्यकता उसके लिए भोजन था। तो भोजन के लिए, अन्न उपजाने के लिए जल चाहिए, तो वो जल उसको मिल जाता था। तीसरी उसकी आवश्यकता थी यातायात। तो उस समय ग्रांड ट्रंक रोड की तरफ रोड नहीं होता था, या नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला परिषद सड़क, ग्रामीण सड़क, ये सब कहाँ था? तो नदियां ही यातायात के सुगम साधन थे, और इन्हीं के माध्यम से व्यापारिक वस्तुओं को सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। पैदल भी मार्ग थे, घोड़े और खच्चरों से भी व्यापार होता था, लेकिन ज्यादा सुगमता नदियां थी। तो इस कारण से नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। आप देखिए हड़प्पा सभ्यता तो सिंधु और रावी नदी के तट पर विकसित हुआ, या और भी उसके स्थल जो थे वो सब के सब किसी न किसी नदी पर ही थे। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुआ, चीन की सभ्यता हुआंगो नदी के तट पर विकसित हुआ, मेसोपोटामिया का सभ्यता दजला और फरात यानी टिग्रीस और यूफ्रेटस नदी पर विकसित हुआ। एक भी सभ्यता प्राचीन काल का दिखा दीजिए जो नदी के तट पर नहीं। तो नदियां सभ्यता को जन्म दिया, सभ्यता का पालना था। तो ये दो बातें हैं, ये सब मेंस के क्वेश्चंस हैं, आप इसमें से निकाल करके आप बना सकते हैं। हम इसलिए इतना डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात जो अपने देश के कंटेक्स्ट में आते हैं कि हमारे यहाँ पैटर्न ऑफ रिवर यानी नदी प्रतिरूप। व्हाट डू मीन बाय पैटर्न ऑफ रिवर, नदी प्रतिरूप? तो नदी जो बहती है, बहने से जिस आकृति का निर्माण करती है उससे नदी प्रतिरूप का निर्माण होता है। जैसे अमेरिका की मिसिसिपी नदी है, तो उसमें बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं, तो ऐसे से जो है वो नदियों का एक जाल वहां बन जाता है। इसी तरीके से अमेजन नदी है दक्षिणी अमेरिका का, उसमें बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, तो उसका प्लाटा नाम दिया है ना। ये सब नदी प्रतिरूप है। तो बहुत सारे नदी प्रतिरूप माने नदी का शक्ल, स्वरूप, नेचर ऑफ, शेप ऑफ रिवर कह सकते हैं आप। तो वो आपके बुक में 10-12 ऐसे नदी प्रतिरूप के नाम मिलेंगे, और किसका क्या अर्थ होता है वो सब दिया हुआ है, तो उस पर हम नहीं। भारत में नदी प्रतिरूपों में मात्र 2 प्रतिरूप पाया जाता है, और एक को कहते हैं पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली, एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम्स, और दूसरे को बोलते हैं अनुवर्ती अपवाह प्रणाली, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम्स। अब इसके क्या मीनिंग होते हैं, ये जब तक मीनिंग को नहीं समझिएगा तब तक आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का अर्थ यह हुआ कि नदी जिस मार्ग में बह रही थी उसी मार्ग में बहती रही, चाहे कोई भी अवरोध आए, अपने मार्ग को परिवर्तित नहीं किया। तो ऐसा उन जगहों पे होता है कि जहां पर नदियां बह रही हैं और बाद में बलित पर्वत का, फोल्डेड माउंटेन का उत्थान हुआ। तो ये नदियां क्या करती हैं, उन फोल्डेड माउंटेन को जहां पर उनका मार्ग है वहां पर वो उठने नहीं देती, वहां पर वो काटते जाती है। तो अपने पूर्ववर्ती मार्ग का अनुसरण की, और इस तरीके से पर्वत अगर ऊंचा उठ गया तो नदियों का काटा हुआ भाग गॉर्ज कहलाता है या कैनियन कहलाता है। गॉर्ज। तो हिमालय की जितनी नदियां हैं वो सब पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का एग्जाम्पल्स। बात समझ में आई? यस सर। कि उसने जो है वो हिमालय को काट करके अपने रास्ते को बरकरार रखा। और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो है हिमालय की नदियों से प्राचीन, लेकिन
तो वो अनुवर्ती अपवाह प्रणाली का उदाहरण प्रस्तुत करती है। अनुवर्ती अपवाह प्रणाली का अर्थ क्या हुआ? अनुवर्ती अपवाह प्रणाली का अर्थ हुआ कि उसने भौगोलिक स्थलाकृतियों का अनुसरण किया, उसने अपना कोई मार्ग नहीं बनाया, बल्कि पूर्व से जो मार्ग बने हुए थे, जो ढलान बनी हुई थी, जो घाटियां बनी हुई थी, उसका अनुसरण किया। जैसे नर्मदा नदी को ले लीजिए, तो क्या है, इसके एक तरफ जो है वो विंध्याचल की पहाड़ी है और दूसरी तरफ महादेवा की श्रेणी है, और दोनों के बीच में जो घाटी है तो वो पहले बना था, घाटी बन गई, तब विभिन्न स्रोतों से जल आ रहा था, तो वो जल उसमें बहते बहते एक नदी का रूप ले लिया, और ढलान उसका किस तरफ में था? तो पश्चिमी घाट में था, तो पश्चिमी घाट में जाकर के अरब सागर में मिल गया। अब ऐसी परिस्थिति में जो सोर्स ऑफ द रिवर है, उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का, वो अलग अलग है। उत्तर भारत की नदियां जहां से निकल रही हैं वो हिमालय से निकल रही हैं, और हिमालय एक ऐसा ऊंचा पर्वत है जिसमें हिम रेखा पाया जाता है। आप जानते हैं कि हिम रेखा जो है 6000 फीट पर पाया जाता है, तो हिमालय की अधिकांश चोटियां जो है वो 6000 फीट से ऊंची है, यानी हर चोटियां पर हिम जो है वो उपस्थित है। क्या 6000 मीटर फीट में? हाँ मीटर, फीट बोलती है, नहीं मीटर कर दीजिए। तो उससे वर्ष भर उसको नदियों को जल मिलता रहता है। इस कारण से हिमालय की जो नदियां होंगी वो सदाबहार, और दक्षिण भारत में जो भी पठार है, तो पठारी भाग है, पर्वत है भी, तो 6000 फीट से ऊपर नहीं है, सॉरी 6000 मीटर से ऊपर नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति वहां हिम रेखा पाया नहीं जाता है। तब क्या है कि पठारी भाग है, बरसात के मौसम में बारिश हुई, तो बारिश का बहुत सारा करहा मिल करके एक बड़ा करहा बन गया, फिर दूसरी तरफ का बड़ा करहा मिल करके 2 बड़े करहे मिल गए, तीसरा बड़ा करहा मिल करके 3 बड़ा करहा मिल गया, और नदी का रूप ले लिया। हाँ, प्राकृतिक नहर। आपको इसको देखना है, नदियों का उद्गम पठारी क्षेत्रों में, तो इन सभी क्षेत्रों में जाया कीजिए। और रांची सबसे उपयुक्त स्थल है देखने के लिए। ये फल्गु को भी आप देख सकते हैं, आप बड़ाकड़ नदी को भी देख सकते हैं, सबका हम बता देते हैं आपको कि आप रांची में जाइएगा तो 2 जलप्रपात है रांची टाउन में, थोड़ा सा हट करके 10-12 किलोमीटर दूर है रांची टाउन से। एक है हुंडरू जलप्रपात और एक है जोरहा जलप्रपात, दोनों कुछ फासले पर है। तो हुंडरू में आप जाइएगा तो वहां से ऊपर से पानी गिर रहा है और पानी बहते हुए आगे जा रहा है। तो जो पानी बहते हुए आगे जा रहा है तो उसको आप पैदल क्रॉस कर सकते हैं, वो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम है। अब वही पानी ऐसे घूम करके आगे जाता है, तो आगे जाके तो वहां पर से एक दूसरा जलप्रपात गिरता है जिसको जोन्हा बोलते हैं, तो उसका भी पानी जाकर के जो हुंडरू जलप्रपात से जल आ रहा मिल जाता है। तो फिर वहां के बाद जो है उसमें और ज्यादा जल आ गया, पानी आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब वहां पर आप क्रॉस कीजिएगा तो क्रॉस कर सकते, लेकिन इतना पानी मिलेगा। इसी ढंग से बहुत सारे पर्वतों से जो जल की राशियां हैं वो मिलनी शुरू हो गई, और रांची से जैसे ही वो बाहर निकलता है, नदी कुछ दूर जाता है, तो वो ये जल राशि नदी में कन्वर्ट कर जाती है। तो हुंडरू और जोन्हा जो है ये उद्गम हो गया किसका? स्वर्ण रेखा में। इसी प्रकार से आपको बराकर नदी का बोले तो आप एक नाम सुने हुए एक जगह का, झारखंड में पतरातू।
जहाँ थर्मल पावर स्टेशन है। तो आप कभी जाइए झारखंड, अगर पतरातू जाना हो तो हम जो बता रहे हैं उसको गौर से देखिएगा। आप वहाँ कोयला भी निकलता है, तो आप बरसात के टाइम में जाइएगा तो देखिएगा। एकदम आप बराकर नदी को बनते हुए देखिएगा वहाँ पर। तो पतरातू से आप बाई रोड, विभिन्न रोड, बहुत सारे रोड निकले हुए जाइए, तो आप देखिए करहा टाइप का जगह जगह से पानी बह रहा है, और ये बहते चारों तरफ से बहते हुए आ रहा है। जब बड़का खाना आइएगा, पतरातू के बाद भुरकुंडा, भुरकुंडा के बाद बड़का खाना, ये सब जगह का नाम है बड़का खाना। हाँ, बड़का खाना पलामू एक्सप्रेस जाती है। बड़का खाना, तो बड़का खाना में आपको नदी दिखाई पड़ जाएगी, और विभिन्न प्रकार का माने जल राशियां करहे के रूप में विभिन्न क्षेत्रों से आकर के मिलते मिलते बड़का खाना में आकर के वो एक नदी बन जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, बड़ा करना। अब फिर गुजरते हुए साहब वो ये आगे बढ़ती बात समझ में। इस ढंग से जो क्या बोलते हैं आपको, पठारी नदियां हैं, उसका उद्गम होता है। तो चूंकि यहाँ पर बरसात में जल मिलता है, तो इसीलिए बरसाती नदियां कहलाती हैं, या मौसमी नदी कहलाती हैं। आप गर्मी में जाइएगा या जाड़े में जाइएगा तो आपको उसमें जल नहीं मिलेगा, लेकिन बरसात में जाइएगा तो पूरा उफनती हुई नदी दिखाई देगी। तो इन्हीं सब नदियों पर डैम बना करके जल को रोक लिया जाता है, और तब जगह जगह जल आपको दिखाई पड़ता है। जैसे मैं फल्गु है, तो फल्गु में बियर बांध जो बन रहा है, तो वो बन के कंप्लीट हो जाएगा, ताकि गया में फल्गु नदी में हमेशा पानी रहेगा। बस उनमें अब देखिए, हमको जो आपको बातें बतानी है वो ये कि ये तो आप समझ गए, पूर्ववर्ती जो अपवाह प्रणाली है इसमें 3 नदी प्रणालियां हैं। कितना? 3 नदी प्रणाली है, यानी 3 रिवर सिस्टम्स यहां पाया जाता है। उसमें कौन कौन है साहब? एक है सिंधु अपवाह प्रणाली, सिंधु अपवाह प्रणाली, यानी इंडस ड्रेनेज सिस्टम्स। दूसरा जो है वो गंगा अपवाह प्रणाली, यानी गंगा ड्रेनेज सिस्टम्स, ठीक है। और तीसरा ब्रह्मपुत्र अपवाह प्रणाली, यानी ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम्स। यहां पर देखिए क्यों हम बोल रहे हैं अपवाह प्रणाली। अगर सिर्फ हम सिंधु बोलते हैं तो सिर्फ सिंधु नदी इसका अर्थ होगा, लेकिन सिंधु अपवाह प्रणाली जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां, जैसे सिंधु बह रही है, इसका तो पूरा डिटेल्स में सब कुछ लोग पढ़ेंगे, अभी तो इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो सिंधु बह रही है तो उसके दाईं ओर से बाईं ओर से नदियां आके मिल रही हैं। दाईं ओर से जो है वो शवाक नदी आके मिलती है, काबुल नदी आके मिलती है। बाईं ओर से जो है साहब झेलम, रावी, चुनाव, व्यास, सतलज आकर के मिलती है। तो इस तरीके से सिंधु से में दाईं और बाईं ओर से नदियां जो आकर के मिली, तो ये सभी को सिंधु अपवाह प्रणाली कहा जाता है, सिंधु ड्रेनेज सिस्टम्स। तो सिंधु नदी का जल राशि अलग होगा और सिंधु नदी का नदी प्रणाली का जल राशि अलग होगा, बढ़ जाएगा। सिंधु नदी की लंबाई अलग होगी, इसकी लंबाई अलग, लेकिन सिंधु ड्रेनेज सिस्टम की लंबाई उससे बहुत ज्यादा होगी,
कि ये पूरे चैप्टर पढ़ने से पहले सब बुनियादी बातें पहले ही हम बता देना चाहते हैं, ताकि आपको उस समय ये टर्मिनोलॉजी आए तो आप कंफ्यूज ना करें, आप पूरा का पूरा उस बात को समझें। तो यही बातें जो है वो तीनों पर लागू होंगी। अब देखिए आगे जो हमें बातें पढ़ानी है वो ये कि जो उत्तर भारत की जो तीनों नदियां हैं, उत्तर भारत की जो तीनों नदी प्रणाली है, ये आरंभ में एक ही नदी प्रणाली, यानी हम लोग जो सिंधु अपवाह प्रणाली, गंगा अपवाह प्रणाली, ब्रह्मपुत्र अपवाह प्रणाली पढ़ रहे हैं, ये आरंभ में जो था वो एक नदी थी। बात समझ में आ रही है? हालांकि ये बात जो हम आपको बता रहे हैं ये विवादित है, इस पर कुछ भूगोलवेत्ता जो है सहमत है और कुछ भूगोलवेत्ता जो है बोलते हैं कि ये बात सही नहीं है, लेकिन तथ्य है, कुछ तो मानते हैं। तो हम लोग कुछ के सकारात्मकता को ही देख करके देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो उनका कहना है कि आरंभ में जो ये प्रणाली थी वो इंडो बरहमा रिवर ड्रेनेज सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है, यानी हिंद बरहमा नदी अपवाह प्रणाली। अपवाह, बात समझ में आई? अब देखिए जब ये एक था तो तीन कैसे हुआ, ये भी एक बात है। तो इसका कारण ये था कि जब हिमालय का उत्थान हुआ, तो हिमालय के उत्थान के साथ साथ तिब्बत के पठार पर भी प्रभाव पड़ा इसका। और तिब्बत के पठार पर क्या प्रभाव पड़ा कि ये जो तिब्बत का पठार था वो पूर्व से और अधिक ऊंचा हो गया। जब पूर्व से अधिक ऊंचा हो गया तो इसमें जो मानसरोवर लेक था, यानी मानसरोवर झील, ठीक है ना, ये क्या हो गया? अभी आपको जल विभाजक बताए हैं, तो मानसरोवर झील जो है वो जल विभाजक बन गया, यानी वाटर डिवाइडर। पहले ये नहीं था। जब ये भू हलचल के कारण ये ऊंचा उठा कुछ, तो ये वाटर डिवाइडर की भूमिका है। अब जो इंडो ब्रह्मा नदी थी, ठीक है, उसकी एक इस जल विभाजन के कारण एक धारा जो है वो पश्चिम की ओर बही। तो जो पश्चिम की ओर धारा बही वो क्या कहलाएगी? बोलिए तो। अरे बोलते हैं क्यों नहीं? अनुवर्ती। अरे इसमें क्या कहलाएगी? वो सिंधु कहलाएगी। कहाँ रहते हैं दिवाकर जी? ठीक है। और दूसरी धारा जो इसकी, दूसरी धारा पूर्व की ओर बढ़ी, तो पूर्व वाली जो बढ़ेगी वहेगी, इसको क्या कहेंगे? बोलो। गंगा कहेंगे। तो इतना ऐसा क्यों बोलती है? और जो तीसरी धारा दक्षिण के तरफ बही, तीसरी धारा किधर बही?
उत्तर की तरफ नहीं दक्षिण की बहेगी, तरफ। दक्षिण की तरफ। या हम गलत लिखवा दी गंगा, ये ब्रह्मपुत्र ना होगा पूर्व की तरफ। यकीन नहीं करना चाहिए पढ़ाने में। दक्षिण की तरफ जो आएगी वो ना गंगा होगी, अरे नीचे। ठीक है, यहाँ मैपिंग में आप समझ जाइए, घबराइए नहीं। ये मानसरोवर लेक है तो ये ऊपर उठा, तो इसका पश्चिम की कौन हुआ ये, तो पश्चिम ये हुआ तो ये सिंधु नदी बह रही कि नहीं। यस सर। पूरब ये है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही कि नहीं, और गंगा नदी यहाँ से दक्षिण की तरफ चली गई। नीचे। तो ये मित्रों एक आरंभिक क्लास था नदियों के बारे में। अब हम लोग कल के क्लास से क्या करेंगे कि जितना नदी तंत्र है उसको अलग अलग करके सारे डिटेल्स पढ़ाएंगे ताकि पूरी बात आपको समझ में आए। तब तक के लिए धन्यवाद।